सोचिए क्या अब कलकत्ता हाईकोर्ट को भी ये लगने लगा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का वेस्ट बंगाल में ट्रांसफर ड्राइव कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव, कुछ ज्यादा ही क्वेश्चनेबल था। और सबसे बड़ी बात, मंडे की हियरिंग खत्म होते ही ईसीआई ने एक और ऐसा कदम उठा लिया है जिसने कंट्रोवर्सी को और हवा दे दी है। पहले जहां सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स पर सवाल उठ रहे थे, और अब रात होते होते ही ईसीआई ने 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को भी हटा दिया। मतलब इशू सिर्फ रूटीन इलेक्शन मैनेजमेंट का है या फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन पर कंट्रोल का एक बिगर बैटल चल रहा है। तो चलिए पूरा मैटर समझते हैं, क्योंकि जो कुछ कलकत्ता हाईकोर्ट में बोला गया है उसने सबको चौंका दिया है। अब मंडे को कलकत्ता हाईकोर्ट ने एक पिटीशन पर हियरिंग की जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के वेस्ट बंगाल में लार्ज स्केल ट्रांसफर्स को चैलेंज किया गया था। पिटीशन का कोर एलिगेशन ये था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगते ही ईसीआई ने अनप्रेसिडेंटेड, आर्बिट्ररी और मैलिफाइड तरीके से स्टेट के टॉप ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिशियल्स को हटा दिया। पिटिशनर अर्का नाग की तरफ से सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कोर्ट को बताया कि इलेक्शन नोटिफिकेशन 15 मार्च को 3 PM पर इशू हुआ, लेकिन ट्रांसफर्स की कहानी तो उससे पहले ही शुरू हो गई थी। उन्होंने कोर्ट में कहा कि एट 3 AM द चीफ सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल सेक्रेटरी वर ट्रांसफर्ड, देन द डीजीपी वाज ट्रांसफर्ड। ये लाइन खुद में एक ड्रामेटिक एलिगेशन थी, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन ये था कि इलेक्शन नोटिफिकेशन आने से पहले ही पावर रीशफल का प्रोसेस एक्टिवेट हो चुका था। यही से पिटिशनर का पूरा आर्गुमेंट बिल्ड हुआ। सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने कहा कि ईसीआई का स्टैंड इंटरनली कॉन्ट्राडिक्टरी है। उनका कहना था कि they said these officers should not be attached with any election process, but then they were sent to other states to participate in the election process. How can they be disqualified here and sent there? ये पॉइंट पॉलिटिकली भी शार्प था और लीगली भी। अगर किसी ऑफिसर को बंगाल में इलेक्शन प्रोसेस से अलग रखना जरूरी था, तो क्या वो अचानक किसी दूसरे पोल बाउंड स्टेट में न्यूट्रल इलेक्शन ड्यूटी के लिए फिट कैसे हो गया? कलकत्ता हाईकोर्ट की बेंच ऑफ चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन के सामने एक और हैवी कंसर्न रखा गया, गवर्नेंस पैरालिसिस का। सीनियर एडवोकेट कल्याण ने कहा कि यू हैव रिमूव द एसपीज एंड डीएम्स हु विल लुक आफ्टर द स्टेट। इफ एनी डिजास्टर हैपेंस, व्हाट विल द ईसीआई डू? और इसके बाद एक और बार जोर से बोला कि द चीफ सेक्रेटरी इज नॉट देयर टू जस्ट डू द इलेक्शन, शी हैज टू रन द स्टेट। पिटिशनर का कहना एसेंशियली ये था कि इलेक्शन के नाम पर गवर्नेंस को फॉलो नहीं किया जा सकता। और नंबर्स ने भी कोर्ट रूम में इशू को और सीरियस बना दिया। सीनियर काउंसिल ने पॉइंट आउट किया कि 2021 वेस्ट बंगाल असेंबली इलेक्शंस के टाइम अराउंड 15 ऑफिसर्स ट्रांसफर हुए थे, जबकि इस बार फिगर 79 तक पहुंच गया। कोर्ट में ये कहा गया कि टिल नाउ द नंबर इज 79, बाय द एंड ऑफ द पोल्स ऑल आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स विल बी रिमूव्ड। और इंटरेस्टिंगली हमने देखा ही है कि जैसे ये हियरिंग खत्म हुई उसके तुरंत बाद ही ईसीआई ने वेस्ट बंगाल में एज मेनी एज 73 रिटर्निंग ऑफिसर्स को रिमूव कर दिया। अब एक छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव मूव नहीं था। स्टेट में टोटल 294 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज है और आमतौर पर हर कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए एक रिटर्निंग ऑफिसर होता है। इस हिसाब से करीब 26% रिटर्निंग ऑफिसर्स रिप्लेस कर दिए गए हैं। अब सोचिए टाइमिंग का। दिन में कोर्ट में ट्रांसफर्स की लीगैलिटी और स्केल पर क्वेश्चनिंग हुई और उसी रात कमीशन ने एक और मास लेवल रीशफल कर दिया। इसीलिए सवाल गहरे हो गए हैं कि क्या ईसीआई अपने स्टैंड को और हार्डन कर रही है या फिर ये बस इलेक्शन मैनेजमेंट का कंटिन्यूएशन है। पब्लिक परसेप्शन के लेवल पर तो इस मूव ने डेफिनेटली आईब्रोज रेज किए हैं, और वहीं पिटिशनर ने इसको होलसेल डिसमेंटलिंग ऑफ द स्टेट्स एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी बताया। आर्ग्यू किया कि आर्टिकल 324 का यूज बोनाफाइड इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए होना चाहिए, ना कि पूरे स्टेट अपैरेटस को शेक कर देना। अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने कोई फाइनल फाइंडिंग नहीं दी है। चीफ जस्टिस सुजय पॉल और जस्टिस पार्थ सारथी सेन ने ये जरूर इंडिकेट किया कि कोर्ट को देखना होगा कि ट्रांसफर्स पब्लिक इंटरेस्ट को एडवर्सली अफेक्ट करते हैं या नहीं। कोर्ट ने स्टेट से ये भी पूछा कि क्या उसे लगता है कि ईसीआई ने अपनी जुरिस्डिक्शन क्रॉस की है। अब थोड़ा आर्टिकल 324 समझना भी बेहद जरूरी है, क्योंकि हियरिंग का लीगल हार्ट वही था। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इलेक्शन कमीशन को इलेक्शंस कंडक्ट करने के लिए ब्रॉड पावर्स देता है, लेकिन पिटिशनर का स्टैंड ये था कि ब्रॉड पावर का मतलब अनलिमिटेड पावर नहीं होता। कोर्ट के सामने सीधा सवाल रखा गया कि कैन द ईसीआई एक्ट आर्बिट्रेरली व्हाइल एक्सरसाइजिंग पावर अंडर आर्टिकल 324? कैन दे डिस्ट्रॉय द फेडरल स्ट्रक्चर? और एक और इम्पोर्टेंट लाइन है, दे कैन लुक ओवर इलेक्शंस बट नॉट रन द स्टेट। अब पिटिशन में एक और एक्सप्लोसिव एंगल भी था, मोटिव का। एडवोकेट पिटिशनर अर्का नाग ने अपनी प्ली में कहा कि ये ट्रांसफर एक बोनाफाइड एक्सरसाइज ऑफ पावर नहीं लगता, बल्कि एलिजिडली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वेस्ट बंगाल की तरफ से इनिशिएट की गई इम्पीचमेंट मोशन का इमीडिएट बाद आया है। पिटिशन का एलिगेशन है कि द टाइमिंग एंड स्केल ऑफ द ट्रांसफर्स बिट्रे अ क्लियर रिटेलिएटरी मूव अमाउंटिंग टू मैलिस इन लॉ एंड फैक्ट। अब ये बहुत सीरियस चार्ज है, क्योंकि यहाँ सिर्फ लीगल ओवररीच नहीं बल्कि वेंडेटा टाइप मोटिव सजेस्ट किया गया। कोर्ट ऑब्वियसली अभी इस
एलिगेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, लेकिन वंस सच अ क्लेम एंटर्स द रिकॉर्ड, मैटर का पॉलिटिकल टेम्परेचर नेचुरली और बढ़ जाता है। अब हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट का भी रेफरेंस लगाया गया था। सीनियर एडवोकेट कल्याण बंदोपाध्याय ने आर्ग्यू किया कि इवन सुप्रीम कोर्ट ने ईसीआई के कुछ एक्शंस पर डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया था, पर्टिकुलरली स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रोल को लेकर डायरेक्शंस दी गई थी, जहां जुडिशियल ऑफिसर्स के थ्रू ट्रिब्यूनल्स और अपील मैकेनिज्म का एंगल हाईलाइट हुआ। इस पॉइंट का कोर्ट रूम पर्पस ये था कि ईसीआई को एक एब्सोल्युटली अनक्वेश्चनेबल अथॉरिटी की तरह ट्रीट नहीं किया जाए। मैसेज ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज भी जुडिशियल स्क्रूटनी से परे नहीं होती, स्पेशली जब आर्बिट्रेरीनेस का एलिगेशन हो। दूसरी तरफ ईसीआई के लॉयर्स ने नेचुरली अपना डिफेंस रखा। उनका स्टैंड ये था कि अब तक जो स्टेप्स लिए गए हैं वो लॉ के पैरामीटर्स वायलेट नहीं करते। कोर्ट को ये भी बताया गया कि ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस ऑफिसर्स के ट्रांसफर्स हर स्टेट में अलग अलग ग्राउंड रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से होते हैं। यानी ईसीआई का केस ये है कि वन साइज फिट्स ऑल मॉडल नहीं होता। अगर बंगाल में लार्जर इंटरवेंशन नीडेड था फ्री, फेयर और वायलेंस पोल्स के लिए, तो कमीशन के पास नेसेसरी डिसीजंस लेने की अथॉरिटी है। ईसीआई काउंसिल ने ये भी सबमिट किया कि कमीशन के पास अनब्रिडल्ड नहीं है, लेकिन इलेक्शन को क्लीन रखने के लिए डिसाइसिव एक्शन लेना उसका कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है। अब चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पहले ही मल्टीपल लेटर्स ईसीआई को लिख चुकी है। उन्होंने एक्स पर लिखा भी था कि ट्रांसफर्स डेलिबरेट डिजाइन टू सीज कंट्रोल ऑफ वेस्ट बंगाल है, और शार्पर स्टेटमेंट्स दिए थे कि व्हाट वी आर विटनेसिंग इज नथिंग शॉर्ट ऑफ एन अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी एंड एन अनप्रोमulgated फॉर्म ऑफ प्रेसिडेंट्स रूल ड्रिवन बाय पॉलिटिकल वेंडेटा, नॉट डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स। पॉलिटिकल लैंग्वेज अपनी जगह होती है, लेकिन जब ऐसे स्टेटमेंट्स कोर्ट चैलेंज के पैरेलल चल रहे हो तो नैरेटिव और चार्ज हो जाता है। अब इस केस की नेक्स्ट हियरिंग वेडनेसडे को होने वाली है, जिसके ऊपर सबकी नजर रहेगी। क्या कोर्ट ईसीआई के एक्शंस पर टफर क्वेश्चंस पूछेगी? क्या स्टे का पॉसिबिलिटी बनेगा? तो व्यूअर्स, इस पूरे मुद्दे में आपकी क्या राय है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। अंटिल देन कीप फॉलोइंग लॉ चक्र।